अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कहाँ चली गई ये लड़की? ना फ़ोन उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। मायदा ने पूरे हॉस्पिटल में उसे सर्च कर लिया था, मगर उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। अम्मा को कॉल करूंगी तो वो परेशान होगी। माहिर से पूछती हूँ, अम्मा शोरूम है या नहीं। वो अब हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के पास खड़ी हुई माहिर का नंबर मिला रहे थे। हेलो माहिर, क्या अमल शोरूम है? हाँ, वो शोरूम ही थी, मगर अगले 30 मिनट तक वो हॉस्पिटल के लिए निकलेगी। क्यों, क्या हुआ? माहिर ने मसरूफ से लहजे में माहिदा को इतला दी। है नहीं है माहिर, अलिया और ज़ारा हॉस्पिटल नहीं पहुंची, और जब मेरी सारा से बात हुई थी तो वो 1 घंटे पहले मुझे कह रही थी कि 10 मिनट में वो हॉस्पिटल होगी। मुझे फिक्र हो रही है अब, उसने परेशान लहजे में कहा। तो फिक्र ना करो, हो सकता है ट्रैफिक। फॉर गॉड सेक माहिर, 1 घंटे तक कौन सी ट्रैफिक? मैं इसी रास्ते से आई हूँ, प्लीज पता करवाओ यार, मेरा दिल घबरा रहा है। वो अब रोने वाली हो गई थी। वो प्राइवेट कैब से आ रहे थे या अंकल के साथ? तुमने उसके रिक्शे वाले अंकल को? 1 मिनट माहिर, अंकल सामने से आ रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। माहिर की बात पूरी होने से पहले वो कॉल काट चुके थे। अंकल, ज़ारा और अलिया कहाँ है? ज़ारा बता रही थी कि वो दोनों आपके साथ हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। वो तेज तेज कदम बढ़ाती उन तक पहुंचे थे और उनसे इन दोनों के मतलब पूछा था। बेटा, अलिया को गोली लगी है और ज़ारा को वो लेकर चला गया है। उसके लफ्ज इस क्यामत के बारे में बताने के लिए उनका साथ नहीं दे रहे थे। व्हाट? क्या? कैसे कैसे लगी गोली? अलिया कहाँ है? ज़ारा को कौन लेकर गया? क्या कह रही हैं आप? बाकायदा उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। अजान हयात मलक अपने किसी दुश्मन को मार रहा था। अलिया को वॉमिट हुई तो उसने रिक्शे का दरवाजा खोला और गलती से गोली अलिया को लगी, और फिर उन्होंने सारा वाकया मनोअन मायदा को सुना दिया था, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जानती थी कि ज़ारा अलिया या अमल को लेकर पॉजिटिव है, मगर इस हद तक कि अजान हयात मलक एक करप्ट और गुनाहों की दलदल में फंसे मारूफ सियासतदान हयात मलक के बेटे पर फायर। या अल्लाह, ये लड़की! उसकी टांगे कांपी थी सारा के बारे में सोचकर। अलिया कैसी है अंकल? मुझे कुछ पता नहीं है। मैं अलिया को इमरजेंसी छोड़कर जारा को लेने गया था, और फिर ये सब। वो अभी तक ये समझने से कासर थे कि कैसे वो इस हालात में जारा को किसी दरिंदे के हवाले कर रहे हैं। शौक की कैफियत तारी थी उन पर। अंकल, आप घर जाएं, मैं संभाल लूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज, उसने उनकी कैफियत देते हुए कहा था। मैं कैसे जा? प्लीज अंकल, मैं माहिर और पापा को बुलवा लूंगी, आप रेस्ट करें। आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं, आप फिक्र मत करें। जारा को या अलिया को कुछ नहीं होगा, उसने उनको तसल्ली दी थी और उनको उनके रिक्शे तक छोड़कर आई थी घर जाने के लिए। हेलो अमल, हॉस्पिटल पहुंचो, अलिया को बुलेट लगी है, उसे अमल को कॉल करके बताया था। क्या? वो ठीक तो है ना? जरा कहाँ है? अमल का इतना सुनकर दिल बंद होने लगा था। तुम हॉस्पिटल पहुंचो अभी, मायदा ने कहकर कॉल काट दी थी। इमरजेंसी के दरवाजे पर खड़ी होकर वो अभी आगे ही बढ़ती कि उसे अपने अकब से डॉक्टर सुभान की आवाज आई थी। हेलो मिस मायदा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एक 14 साल बच्ची को जिसे बुलेट लगी है, आप बेजारो मदद का छोड़कर दोनों दोस्तें किस महाज पर निकली हैं? वो सीने पर हाथ बांधे गुस्से से एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला था। अलिया ठीक तो है? वो एकदम से पलटी थी और बड़ी बेकरारी से उसने पूछा था। एक थैलोसीमिया पेशेंट जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है, और जिसके जिस्म में खून ना हो फिर उसको बुलेट लग जाए तो वो कैसा होगा? उन्हें नफी में साह हिलाते हुए कहा था। डोंट टेल मी कि वो। मादा ने शिद्दत से आंखें बांध किए थे। वेंटिलेटर पर है वो। मैं नहीं जानता वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, मगर इतना बता सकता हूँ कि चंद सांसें ले रही है वो, और इन चंद सांसों में भी हर बार उसके मुंह से ज़ारा दुरैत के नाम के लफ्ज टूट कर गिरे हैं। अगर वो उसको देख लेगी तो शायद बच जाने पर, या फिर शायद उसका चेहरा देखकर सुकून से मर सके। डॉक्टर सुबह ने कहते ही अपने कदम ओपीडी की तरफ बढ़ा दिए थे, और यह सब सुनकर मादा को लगा था कि उसका वजूद बेजान हो रहा है। एक लम्हे भी उसे मजीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अल्लाह, मेरे मालिक रहम कर, उसे शिद्दत से आंखें बंद करते हुए कहा था। वो मायदा की कहा सुनते ही रोते हुए उल्टे कदमों शोरूम से बाहर भागी थी। मेन रोड पर निकलकर उसने रोते हुए लाल आंखों को हाथ की हथेली से साफ किया था और कैब रखवा कर उसमें बैठे थे। इस बात से अनजान कि कोई उसे रोती हुई को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अरहान जब ये गाड़ी स्टार्ट करने ही लगा था, सामने से रोती हुई आती अमल पर एक पल में उसकी नजर पड़ती। वो जो उसे गुस्से में लाल होती मजा दे रही थी, अब उसकी पीली रंगत और आंखों से बहते हुए आंसू उसे परेशान कर रहे थे। उसे क्या हुआ? बड़बड़ाया था उससे, मगर अगले ही लम्हे
وہ اپنی گاڑی کو غیر ارادی طور پر اس کی کیب کا پیچھا کرتے لگا چکا تھا۔ دھریت، مجھے یقین نہیں ہے تو آپ کیوں زارا کو تسلیاں دیتے پھرتے ہیں کہ اس بار میں بیٹے کو جنم دوں گی یا اس دنیا میں اس کا کوئی بھائی آئے گا؟ فاطمہ نے دھریت کے سینے پر سڑک کے نامانکو سے گویا ہوئے تھے۔ جانم، تم یا میں، خدا تو نہیں ہے، اس گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ میری چھوٹی سی جان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو مجھے میرے رب کی دی گئی رحمت اپنی پہلی 2 دی گئی رحمتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ انہیں فاطمہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا، آپ مجھے معاف کر دینا اگر میں آپ کو بیٹا نہ دے سکی تو۔ فاطمہ نے کرب سے کہا تھا، بالکل نہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ خود کی طرف اٹھا کر کہا تھا، جس کی آنکھیں آنسو سے بڑی ہوئی تھی، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے۔ انہوں نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا تھا، بہت برے ہیں آپ۔ اس نے اس کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے غصے اور شرم کی ملے جلے تاثرات سے کہا تھا، اور وہ جی جان سے کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ دھریت حسین چودھری کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کا تعلق ابتدا ہی سے لاہور سے تھا اور یہاں ہی ان کا ابائی گھر تھا۔ دھریت حسین اکلوتے ہونے کی وجہ سے لاڈلے بھی تھے اور ماں باپ کی طرح سے ملے پیار اور آسائشوں نے انہیں کبھی کوئی مصیبت دیکھنے ہی نہ دی تھی۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی ہر آرام اور آسائش کا خیال رکھا جاتا تھا۔ بچپن گزرا، جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی کا سفر کب طے ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ہونہار طالب علم تھے، اس لیے تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنے میں کبھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ سول انجینئرنگ کے لاسٹ ایئر میں تھے کہ اپنی کلاس فیلو فاطمہ پر دل ہار بیٹھے اور تعلیم مکمل ہوتے ہی ماں باپ سے کہہ کر شادی کروا لے۔ کیونکہ فاطمہ کے والدین بھی کسی نیک رشتے کی تلاش میں ہی تھے تو شادی بغیر کسی رکاوٹ کے پایہ تکمیل کو پہنچی۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی دھریت حسین کو بہت اچھی فرم میں جاب مل گئی اور زندگی خوشیوں سے بڑھ گئے۔ ابھی جاب ملے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ حسین چودھری دماغی کینسر میں مبتلا ہو گئے اور چل بسے۔ شادی کے 1 سال بعد زہرا دھریت کی خوشی نے دھریت حسین کے غم کو تھوڑا کم کیا تھا۔ زہرا دھریت کی چہکاروں نے گھر کے در و دیوار کو رونقیں بخشی تھی اور پھر ٹھیک 1 اور سال بعد امل دھریت نے اسی گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ دونوں کے آنے سے دھریت حسین کی زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی تھی اور پھر اسی طرح ایک دن ہارٹ اٹیک کے بعد دھریت حسین کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ بھروں کا سایہ گھر سے اٹھ گیا تھا۔ دھریت حسین بہت تکلیف میں تھے، وہ ٹوٹ چکے تھے، مگر اگر اس سارے عرصے میں ان کے لیے کوئی سکون اور خوشی کا باعث تھی تو ان کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈنی شروع کر دی تھی۔ عمل کی پیدائش کے ٹھیک 6 سال بعد فاطمہ کی گود اللہ نے پھر سے بڑھ دی۔ اس بار ان دونوں میاں بیوی کو خدا سے بہت امید تھی کہ وہ انہیں اولاد نرینہ عطا کریں گے۔ بچیوں کے دل میں بھی بھائی کی بہت خواہش تھی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ فاطمہ کی ڈلیوری میں کمپلیکیشنز کی وجہ سے وہ علیہ کو پیدا کرتی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ چند منٹ کی علیہ کو نرس دھریت حسین کی گود میں ڈال کر اس کی عزیز جان بیوی کی موت کا دکھ اسے سنا کر گئے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے مردہ وجود کے لیے چند گھنٹوں کی علیہ، 7 سالہ زہرا اور 6 سالہ عمل کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ اس مشکل وقت میں اس نے بڑی مشکل سے خود کو اور اپنے بچوں کو سنبھالا تھا۔ زہرا اپنی بہنوں کا خیال رکھتی تھی، چھوٹی ہونے کے باوجود باپ کا ہر طرح سے ہاتھ بٹاتی تھی۔ علیہ کی طبیعت 3 ماہ کے بعد اچانک سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ کسی دوائی سے، کسی بھی ڈاکٹر کے چیک اپ سے فرق نہیں پڑتا اور یہ بات دھریت حسین کے لیے بہت ہی فکر مند تھی۔ رشتہ داروں کے کہنے کے باوجود وہ بچیوں پر دوسری ماں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، یا شاید وہ فاطمہ کی جگہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ علیہ کے مکمل چیک اپ اور ٹیسٹوں کے بعد اسے ڈاکٹر نے تھیلوسیمیا ڈائگنوز کیا تھا۔ مزید تفصیل سے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ وہ جب تک زندہ ہے یا جب تک اس کی سانسیں ہیں اسے ہر ماہ بلڈ کا 1 بیگ لگوایا جائے گا، یا کبھی کبھی 2 بیگ، کیونکہ اس کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز نہیں ہیں جو خون بنا سکے اور نہ ہی اس بیماری کا کوئی پراپر علاج ہے۔ اور یوں 3 ماہ کی عمر سے علیہ کو ہر ماہ بلڈ لگتا۔ دھریت حسین نے اپنے بچوں کی زندگی کے آگے اپنی زندگی رول دے دی۔ ان کی پرورش، ان کے آرام اور آسائش، الخرد، ان کے ساتھ ہنسنا، ان کے ساتھ رونا، زندگی اپنی جگہ بناتی بڑے آرام سے بسر ہوتی۔ بچیاں بھی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی۔ زہرا احساس تھی، پل میں بہادر اور پل میں ڈرپوک بڑھنے والی دوہری شخصیت کی مالک تھی، جبکہ عمل تھوڑی نہ ڈر، اپنا حق لینے والی اور خود کو منوانے والی شخصیت کی مالک تھی۔ اور علیہ وہ تو آفت جس کی شرارتوں سے گھر کے دور دیوار مہکتے تھے۔ اس کی چھوٹی سی دنیا بہت خوبصورت تھی، مگر پھر ایک دن اس چھوٹی سی دنیا کا سائبان بھی اسے چھین گیا۔ دھریت حسین اپنے آفس میں تھے جب اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان بر نہ ہو سکا۔ اس وقت زہرا 20 سال، عمل 19 سال اور علیہ 13 سال کی تھی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے زہرا کی بہادری کی داستان۔
डॉक्टर आया था और उसके दोनों बाजू पर बैंडेज लगाकर जा चुका था। गोली चाहे छू कर गुजरी थी मगर उसको तकलीफ बहुत थी। छोटे मलक साहब, मैं सारी मालूमात लेकर आया हूँ। इसके हाथ बंदे ने उसके पास खड़े होते हुए हाथ बांध कर सर झुकाकर बड़े अदब से उसे मुखातब करते हुए कहा था। गुड, शाबाश, तो शुरू हो जाओ फिर। अरहान ने हंसते हुए सामने टेबल पर पड़ी हुई फ्रूट बास्केट में से एप्पल उठाकर उसकी बाइट ली थी। छोटे मलक साहब, लड़की का नाम सारा दुरैद है जिसको गोली लगी। उसकी छोटी बहन अलिया दुरैद है जो कि वो पहले से थैलोसीमिया की पेशेंट है और अब अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और ओ, दुख हुआ सुनकर यार। अजहान ने सोफे से रुककर गिलास वाले के पास खड़े हुए कहा था। और कुछ सर? ज़रा दुरैद से छोटी उसकी एक और बहन है अमर दुरैद जो कि अपने मामू के बेटे के शोरूम में काम करती है जिसका नाम माहिर है। और ये वही शोरूम है जहाँ से इस घर के लिए गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ी गाँव वाली हवेली के लिए भी। और ये कि 2 साल पहले उसका बाप मर चुका है। माँ उसकी छोटी बहन को पैदा करते मर गई थी। कोई भाई नहीं है, तीनों अकेली घर में रहती है। और ज़रा दुरैद उसका साहिबान है, बाप भी, भाई भी, माँ भी। वह किसी रटे रटाए तोते की तरह उसे तफसीलात दे रहा था। मतलब कोई वली वारस नहीं है। ची 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 ची। यार हक नवाज, हम कुछ काट भी लें तो कौन सा कोई पूछेगा लड़की को कफन भी नसीब हुआ है या नहीं। अजहा ने अपने हाथ बंदे की तरफ देते हुए क्या कर लगा कहा था। छोटे मुल्ला साहब, मैं जब अस्पताल पहुंचा था डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि उसकी बहन उसकी शक्ल देखने के हवाशमंद है, वो वेंटिलेटर पर है। मुझे लगता है आपको हाकन नवाज को शायद जारा के साथ जो होने वाला था सोच के तरस आया था उस पर, इसलिए उसके हक में बोल बैठा था। शट अप हाकन नवाज, तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। जितनी औकात है उतना बोला करो। पापा को कॉल करके कहो आज रात मैं फार्म हाउस रुकूंगा अपने दोस्तों के साथ, महफिल का बंदोबस्त करो। वो गुस्से में हक नवाज पर घुराया था। जी छोटे मलक साहब। हाकन नवाज उसके गुस्से से डरते हुए अपनी जान बचाई थी। कहाँ है वो? अजहान ने पूछा। ऊपर दाएं तरफ वाले, तुम जा सकती हो अब, और रात को कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अजहान ने कहते हुए अपने कदम ज़रा दुरैद के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। वो जैसे कमरे में पहुंचा वो अपने गिर्द बड़ी सी चादर लपेटे बेड के साथ टेक लगाए 2 जानू बैठी हुई थी। उसके वजूद को चादर में लिपटा देखकर उसके माथे पर बल आए थे। ज़रा दुरैद, उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हुए हल्की आवाज में पुकारा था। ज़ारा की नजर उसके पहुंच से होती हुई उसके वजूद पर पड़ी थी जहां वो बगैर शर्ट के अपने दोनों बाजू पर पट्टियां बांधे उसके बिल्कुल सामने माथे पर अपने बाल बिखेरे शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। ज़ारा ने उसको शर्ट लेस देकर शिद्दत से अपनी आंखें बंद की थी। आंसू उसकी पलकों से किसी बारी की तरह बरस रहे थे और वजूद उसका लजर रहा था। उसने अपना सर घुटनों में देखा उस चादर में छुपाया था जो कि बेडशीट थी और जिसे शायद उसे खुद को डांपने के लिए इस्तेमाल किया था। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी चादर लपेटे बैठी है। उसको खुद को छुपाता देखकर अजान के माथे पर बल आए थे। अजान हयात मलक की एक झलक पाने के लिए लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं और यहाँ यह खुद को ऐसे इंसान से संभाल कर रख लिया जिसका हाथ पाना हर लड़की की ख्वाहिश है। मगर अजान हयात मलक ये नहीं जानता था कि हर लड़की और ज़रा दुरैद में फर्क है। अजान ने उसके बाजू से दबोच कर उसे खड़ा किया था और अगले ही पार उसके वजूद से वो बड़ी सी चादर खींच कर पड़े फेंके थे। पसीने से भीगा वजूद और पसीने से तर बाल देखकर एक लम्हे में उसका दिल चाहा था आगे बढ़कर उसे उसके पसीने की खुशबू को अपने सांसों में उतारे। क्या चाहते हो तुम? खुदा के लिए जाने दो। उसको खुद को बड़ी गहरी निगाहों से देखते हुए उसके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोली थी। जो मैं चाहता हूँ वो मैं तुमसे पूछकर लेने का इरादा नहीं रहता स्वीट हार्ट। अजान आगे बढ़कर उसके गीले बाल कान के पीछे करते हुए कहा। दूर हो मुझसे तुम जलील इंसान। उसे उसका हाथ झटक कर फिर से चादर पकड़कर खुद को डांपा था। तुम्हारी हिम्मत पे कैसी हो अजान हयात मलक का हाथ झटकने की? अजान ने गुस्से से घुराते हुए उसके बालों को मुट्ठी में झगड़ा था। ज़ारा ने दर्द की शिद्दत से आंखें बंद की थी। सफेद रंग पर दर्द की शिद्दत को महसूस करती सबस नसें उभरी थी चेहरे पर। घनी लंबी पलकें गीली होती हुई लजर रही थी। अचानक के चेहरे का गौर से देखा था। वो खुद नहीं जानता था वह क्यों उसको इतनी तकलीफ पहुंचा रहा है, क्यों उसका रोना, उसका उसके आसपास रहना उसे मजा दे रहा था। उसे सोते हुए झटके से उसके बाल छोड़े थे। उससे पहले वह लहराकर जमीन बोझ होती अजान उसके जबड़े का दबोचा था। तुम्हारी बहन को गोली गलती से लगी। अगर तुम मुझ पर फायर ना करती और मेरे आदमियों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा ना निकालती तो आज तुम अपनी बहन के पास होती। ये जो दर्द तुम बर्दाश्त कर रही हो ना, ये अजान हयात मलक को नुकसान पहुंचाने का है। अजान उसका जबड़ा छोड़ते हुए कहा था। वैसे तुम्हारी बहन सुना है वेंटिलेटर पर है। चंद गिनी चुनी सांसों के मेहमान अब वो सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए बता रहा था। अलिया देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता है जाने दो। मैं वादा करती हूँ अलिया ठीक हो जाएगी तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी।
زارا نے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا تھا، جیسا کہوں گا ویسا کرو گی تو سنو پھر۔ اذان اس کے چہرے سے اپنی شہادت کی انگلی کو پھیرتے ہوئے اس کی گردن پر لا کر رو کر کہا تھا، ہاں تو تم جو کہو گے میں ویسا کروں گی، مگر خدا کے لیے مجھے علیہ سے ملوا دو، وہ کبھی بھی اپنی تکلیف کو میرے بغیر برداشت نہیں کر سکتی، پلیز۔ میں نے بابا سے پرامس کیا تھا کہ میں اس کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے بابا نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، پلیز ہم پر رحم کرو۔ اسے روتے ہوئے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا تھا۔ وہ شدید کرب میں تھی۔ علیہ کا وینٹیلیٹر پر سوچ کر ہی اس کی جان نکل گئی تھی۔ اس کی بہادری، اس کی حساسیت کہیں جا سوئی تھی، یا تھا تو بس یہ کہ اسے کسی صورت علیہ کے پاس پہنچنا ہے۔ ہاں نا جانے من، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی ولی وارث نہیں ہے، تو میرے استعمال کے بعد اگر میرے کتوں کو بھی تم ہلاک بن جاؤ گی تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اٹھایا تھا، اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ اب اس کے کاندھے سے باہر سیپا کاٹ کے اپنی ناک اس کے گیلے پسینے سے تر کاندھے پر آ کر اس کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں کھینچ رہا تھا۔ یہ خوشبو اتنی جان لیوا کیوں ہے؟ تمہیں پتا ہے تم سب سے الگ کیوں ہو؟ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے کاندھے پر اپنی ناک رکھ کر بولا تھا۔ اس کی گفٹ ڈلی ہوئی تھی اور زارا کی ہمت جواب دے گئی تھی، اسے خود سے گن آئے تھے۔ اس کو دکھا دے کر وہ بلی کی تیزی سے اٹھے تھے۔ اذان کے ماتھے پر بل آئے تھے، اپنی پسندیدہ چیز کو دسترس سے باہر جاتا دیکھ کر۔ کسی پر اتنا ظلم کرتے ہیں اذان حیات ملک، جتنا واہ کتنا میٹھا لگا تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر، یقین جانو کبھی اتنا پیار نہیں آیا اپنے نام پر۔ زورا درے تم سچ میں ساحرہ ہو، جادوگرنی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے جانب بڑھ رہا تھا۔ زارا پھر سے کہیں کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ اس کا روح اپنی جانب موڑ کو اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا تھا، کس مٹی کے بنے ہو تم؟ سینے میں دل ہے، جذبات ہے، کسی کی تکلیف سے دل دکھتا ہے، کسی کی آہ سے ڈر نہیں لگتا۔ خود کو خدا سمجھنے والے ڈرو اس وقت سے جب حساب ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہرایا تھی، ارے واہ میری شیرنی، اچھی تقریر تھی، پر کیا ہے نا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نا فیلنگ لیس ہوں، جذبات سے آری انسان۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گیلی پلکوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا، چھوڑو مجھے، گن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے آس پاس ہونے سے۔ انسان کے روپ میں شیطان ہو تم۔ اسے 10 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یو مین ڈیول؟ ہا 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 ہا۔ وہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ صحیح کہتی ہو تم، میں ڈیول ہی ہوں، اور اب سے بس تمہارا ڈیول ہے۔ تو مجھے بتاؤ تم جانا چاہتی ہو علیہ کے پاس؟ اس نے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں پلیز مجھے امل درے سنا ہے وہ بھی تمہاری بہن ہے، تو زارا درے چلی جائے گی تو آج کی پارٹی کو رونق کون بخشے گا؟ اس لیے میں نے سوچا تم جاؤ گی تو اپنی ریپلیسمنٹ پر زارا درے کو چھوڑ کر جاؤ گی۔ سنا ہے تم دونوں کی خوبصورتی میں 19-20 کا بھی فرق نہیں۔ وہ اب سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے بولا تھا، چٹا۔ ایک سناٹا تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا، مگر اذان کو ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ خبردار جو اپنے گندے منہ سے میری بہن کا نام لیا تو نوچ لوں گی تمہارا گٹیا منہ، ذلیل انسان۔ ڈور اس وقت سے جب خدا کہانی بدلے گا۔ وہ آنسو بہاتی ایک ایک لفظ ادا کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کرتی، یہ دوسری غلطی ہے تمہاری اذان حیات ملک پر ہاتھ اٹھانے کی۔ پہلی غلطی کی سزا تو بھگت لیتی، تمہاری سانسیں اتنی تنگ کر دوں گا تم پر کہ پناہ مانگو گے، اپنے سمیت اپنی دونوں بہنوں کی عزت اور جان کی بھیک مانگو گے۔ اذان نے اس کے ہاتھ کو مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا، اس کی پوچھ کو سینے سے لگایا تھا اپنے۔ میری پیشکش قبول ہے تو ٹھیک ہے، میرا آدمی تمہیں ہاسپٹل چھوڑائے گا، اور اگر نہیں قبول تو میری جان ابھی تھوڑی دیر تک تمہاری ڈریس تمہارے کمرے پہ پہنچے گی، اسے پہن کر تیار ہو جانا۔ آج کی محفل میں تمہارا شباب رقص کرے گا۔ جانتا ہوں کہ یہ سب یہاں ہے تمہارے لیے، پر میری جان جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا واللہ اس کا تو جواب نہیں۔ اور یہ کہتے اس نے پیچھے سے اس کی شرٹ کو کھینچ کر پھاڑا تھا۔ شرٹ پھڑتے ہی اس کی نظر اس کی انڈر سلپ پر پڑتی، اوہ بلیک، دیٹس مائی فیورٹ۔ اس کی انڈر سلپ کو اپنی انگلی سے چھوا تھا۔ زارا کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اس میں دنس جائے، اتنی تذلیل، اتنی بے بسی، اس کا پور جل اٹھا تھا۔ تیار ہے نا؟ اور آج سے یاد رکھنا، زورا دریت کے سانسوں پر، اس کے روئے پر اذان حیات ملک کا حق ہے۔ تیار رہنا رات 9 بجے تک۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے جھٹکے سے چھوٹا کمرے سے جا چکا تھا۔
हयात मलक, ये आपका बेटा क्या करता फिरता है? सुबह सुबह ही उठकर चला गया है, ना नाश्ता करता है ना अता पता। बोला था हरीम को शादी की शॉपिंग के लिए लेकर जाए, मगर किसी बात का असर नहीं होता। कॉल कर रही हूँ तो उठा नहीं रहा। वह हयात मलक की चाय बनाते हुए गुस्से से बोल रहे थे, बेगम, आपका बेटा आने वाले इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ है। ये जो सियासत है ना, उसके सौ बिखेरे हैं। कब कहाँ किस टाइम आना या जाना पड़े हमें खुद मालूम नहीं होता। हयात मलक के उनके हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा था, मैं एक बात आपको साफ लफ्जों में बता दो हयात साहब, मैंने बहुत सब्र कर लिया आपके साथ और आपकी सियासत के साथ, मगर अगर अजहा ने हरीम का वक्त ना दिया या फिर उसके हिस्से का वक्त जहाँ वहाँ बर्बाद किया तो मैं अपनी बांजी की खुशियों के दुश्मन आपकी इस सियासत को कतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्हें साफ लहजे में वार्निंग दिए थे। अच्छा बाबा, काका पूरा दिन वो हरीम के साथ ही गुजारेगा, उसके हिस्से के सारे काम मैं निपटा लूंगा। अजीजस जान ताशा, उन्हें ताशा बेगम को प्यार से पुचकारते हुए सजेशन दिए थे। ना, मुझे ना तो आप पर यकीन है और ना ही आपकी इन बातों पर। गजब खुदा का, 10 दिन रह गया शादी में, 100 बिखेरिया हरीम की वलीमे की ड्रेस रहती है। खुदा आसान ने अब तक कुछ शॉपिंग नहीं की और आप मुझे ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं जैसे तैयारी हो गई हो सारी। वो फिर से गुस्सा हुई थी। हो जाएगा सब, डोंट वरी, कल कहता हूँ आसान को अपनी और हरीम की शॉपिंग कंप्लीट करवाने का। अच्छा, मुझे जरा निकलना है एक पार्टी के कारकुन की तरफ, तो देर हो जाएगी। और आसान आज दोस्तों के साथ फार्म हाउस रुकेगा, उसका इंतजार न करना। कहते हुए हयात मलक ने अपना मोबाइल और वॉलेट उठाया था और कदम बाइक की तरफ बढ़ा दिए थे। एक आप और एक आपकी सियासत, ताशा बेगम ने सद आप बढ़े थे। वो कैब से उतरकर अस्पताल के अंदर भागी हुई गए थे। अरहान ने अपनी गाड़ी कैब के पीछे खड़ी की थी और फिर उसको यूं बेकरार से रोता हुआ अंदर भागता हुआ देखा था। एक लम्हे में बहुत भी समझ नहीं पाया था कि कैसी और क्यों, और वो उसके बगैर वजह के उसके पीछे आया था और क्यों उस कदर परेशान हो रहा था। नो अरहान, आर यू मैड, व्हाट इज दिस? उसने उससे बड़बड़ाते हुए अपने ख्याल की नफी करते गाड़ी को बैक रिवर्स किया था और हॉस्पिटल चले गया था। क्या हुआ है अलिया को? जारा कहाँ है? मायदा प्लीज बताओ कुछ, मेरी जान निकल जाएगी। वो तकरीबन दौड़ते हुए मायदा तक पहुंची थी और अब वो भीगी आवाज से पूछ रहे थे, अमल, अलिया वेंटिलेटर पर है और जारा? मायदा ने सारी बात बताई थी और वो ये सब सुनते ही दो जानू बैठती चले गए थे। मुझे अलिया से मिलना है। वो आईसीयू की तरफ बढ़ थे। सामने 14 साल बच्ची ऑक्सीजन मास्क पहने हुए, हाथों पर लगी हुई नीडल्स, एक हाथ की नाली से सफेद पानी अंदर जा रहा था जबकि दूसरे हाथ की नाली से खून उसके जिस्म में जा रहा था। आंखों के नीचे नीले नीले निशान सफेद रंग पर उभर रहे थे। सुनहरी करली लंबे बाल तकिए पर एक साया पर पड़े थे। बड़ी बड़ी आंखें होंठ बांधी बेड के साथ पड़े हुए मॉनिटर पर आ रही तिरछी लाइनें उसकी डूबती और डोलती हुई जिंदगी का बस छोटा सा सहारा थे। अलिया, अगर तुम किचन में जा रही हो तो मेरे लिए पानी लेकर आना प्लीज, उसने तो कहा था। बाबा देखिए अम्मल को, ये फिर से मुझसे काम बोल रही है। अलिया ने नाक चुराते हुए कहा था, खुदा का वास्ता है अलिया, मैंने एक गिलास पानी का मांगा है, कोई ड्रम तो नहीं जिसको उठाकर लाते तुम थक जाओगी। छम छम, उसे हैरानगी से बात शुरू करते हुए आहर में से छेड़ते हुए हंस का कहा था, बाबा यू सी, ये आपके सामने मुझे छम बोल रही है। अलिया रोने वाली हुई थी। अम्मल, नहीं तंग करो उसे। दुहे साहब जो ऑफिस के काम में बिजी थे, पल बार में नजर उठाकर अम्मल को मना किया था। बाबा, इसे तमीज सिखाएं, थोड़ी के पानी पिलाने से स्वाद मिलता है, अब हर बार मुझे ही डांटते हैं। अम्म ने बुरा सा मुंह बनाया था। अच्छा, अगर बात स्वाब किया तो मैं पानी पिलाती हूँ, अलिया ने चाहते हुए कहा था। शुक्रिया छमछम। अमल से मजीद चुराया था। वो जाकर दुरे साहब को पीछे से हाक किया था। बहुत बुरी बात है अमल, किसी का नाम नहीं बिगाड़ते। उन्होंने उसके हाथों पर बोथा देते हुए कहा था, किसी का नहीं, अपनी बहन का लाड से जरूर बिगाड़ते हैं और अपने बाबा के बाल भी। अमल ने मुस्कुराते हुए कहते हुए दुरे साहब के बाल बिगाड़े थे। ठहरो तुम तो जरा। उसे पकड़ने के लिए उठे थे कि वो दौड़ थी और सोबे पर बड़ा कुछ उठाकर उन्हें उसकी तरफ उछाला था जिसे उसने कैच किया था। एक एक मिनट पानी एक मिनट पानी पी लो पहले, अलिया ने अमल की तरफ बढ़ते हुए कहा था। एंड बाबा, यू आर स्टैचू, डोंट मूव, अलिया ने दुरेश साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा था और वो जहां थे वहीं पर रुक गए थे। मतलब स्टैचू मीन स्टैचू। अमल ने गिलास पकड़ते घटाघट पानी आधा गिलास हलक में ढेला था। अलिया, इतना गंदा पानी किसको पिलाने जा रही हो? जायन के पीछे आते हुए होनकू की तरह कहा था। क्या मतलब गंदा पानी? अमल ने चौंका अलिया की तरफ और फिर जारा की तरफ देखा था। अमल, यह गंदा पानी है, मत पियो से। उसने अमल के हाथ से पानी का गिलास लिया था। मंगट एंजल, जारा दुरेद आधा गिलास अमल दुरेद पी चुकी है, अलिया ने क्या लगाते हुए कहा था। व्हाट अमल, तुम पागल हो? जिस पार्टी के पानी के अंदर कपड़ा भिगोकर मैं किचन के फर्श पर पोछा लगाती, तुमने वो पानी पी लिया? जारा ने हुनकी तरह अमल को देखते हुए कहा था। व्हाट,
अम्मा ने गुस्से से अलिया की तरफ देते हुए अपने गले पर हाथ रखा था, ऐसे जैसे अभी सारा पानी पेड़ से बाहर आ जाएगा। और उसकी इस हरकत को देखकर अलिया, दुरैया साहब और ज़ारा तीनों का कहका बुलंद हुआ था। अलिया की बच्ची अमल से पकड़ने के लिए दौड़ती, बाबा बचाए मुझे। वह हंसते हुए अपने बाप के पीछे छुपते हुए कहती और दुरैया साहब ने उसे बचा लिया था। आइंदा अगर मुझे चमचा बोला तो गटर का पानी पिलाऊंगी मैं तुम्हें अम्मा दुरैया। उसने दुरैया साहब के पीछे सार निकालते हुए अमल को चिढ़ाते हुए कहा था। ई उ आ बाबा देखिए अलिया कितनी गंदी है। अम्मा ने उसे सैर से पकड़ते हुए कहा था। वैसी अम्मा टेस्ट कैसा था पोचे वाले पानी का? दुरैया साहब ने अलिया को छुपाते हुए पूछा था। बाबा मैं किसी से बात नहीं करूंगी अब्बा, वो कहते हुए गुस्से से बेबस होते हुए अपने कमरे में चली गई थी और कमरे का दरवाजा बंद करते उसने इन तीनों के कहकर सुने थे। आज भी वो शीशे के इस पार नन्ही जान की हालत देखकर लज रहे थे। छम छम रोते हुए उसने अलिया को पुकारा था जब माहिर ने उसके कांधे पर हाथ रखा था। क्यों माहिर भाई, हर बार हम ही क्यों? हमारी आजमाइशें कब खत्म होगी? उसे माया के गले लगते हुए कहा था और मायता ने उसकी पीठ थपथपाई थी। अल्लाह ताला से बोले ना कि अलिया को वापस कर दे, हम नहीं जी सकते उसके बगैर। पहले मामा, फिर बाबा, फिर अलिया। वो रोते हुए नडाल हो रही थी। अमल कुछ नहीं होगा बेटा, अलिया ठीक हो जाएगी, दुआ करो। अल्लाह पाक कभी भी कमजोर पर जुल्म नहीं डालते। माहिर ने उसे हौसला दिया था जब उसका खुद का यकीन भी पुख्ता नहीं था। चले माहिर भाई, अमल ने उससे अलग होते हुए कहा था। कहाँ अमल? मायदा ने पूछा। पुलिस स्टेशन, उसने दो टोक कहा था। अमल तुम पागल हो? पुलिस हमारी मदद करने के बजाय उल्टा हमें फंसाएगी क्योंकि ज़ारा ने भी अजान हयात मल्ल पर फायर किया। तुम बच्ची हो, तुम नहीं जानती बाहर की काली दुनिया के बारे में। गात लगाए बैठी है, यहाँ कदम कदम पर बेरी है। और पुलिस क्या करेगी? वो उल्टा इन सियासतदानों से मिली हुई होती है। माँ ने समझाते हुए कहा था। तो क्या करूँ मैं? इंतजार करो अलिया की सांसें खत्म होने का या ज़ारा की लाश मिलने का? वो भीगी भी आवाज में चिल्लाए थे। अमल पापा से बात किया मैंने, वो आ रहे हैं। और माता के पापा की भी अच्छी खासी जान पहचान है हयात मल्ला से, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। उसे फिर से समझाया था। कुछ ठीक नहीं होगा, ज़ारा को कुछ हुआ तो हयात मल्ला का खानदान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। उसने चिल्लाते हुए कहा था। अमल तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ से हिलोगी भी नहीं। मायदा ने उसके सामने आते हुए कहा था। माहिर भाई आपकी कार की कीज चाहिए मुझे। उसने हाथ आगे बढ़ाया था। अमल बस 2 घंटे दे दो मुझे, उसके बाद भी अगर मैं कुछ ना कर सका तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर बस 2 घंटे प्लीज। माहिर ने मन्नत की थी। ठीक है, मैं डाटा उस्मान से मिलकर आती हूँ। अमल ने कहकर कदम डाटा उस्मान के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। सो वेला इंसान मरा होगा तो अजान हयात मल्ला का जन्म हुआ होगा, नशा ने काफी कप में डालते हुए कहा था। जितना तुम मुझे फारक समझती हो ना भिंडी, इतना मैं फारक हूं नहीं। अपने इलाके का MN हूं मैं। असान ने बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा था। वो नशा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। नशा उससे 3 साल छोटी थी मगर दोनों की काफी गहरी दोस्ती थी। वो अजहान के चाचू की बेटी थी, उसके लिए उसकी बहन बेस्ट फ्रेंड, उसकी क्राइम पार्टनर साथ थी। ओए लूम्बर, ये तुम्हारे बाजू पर बैंडेज क्यों है? उसे फिक्र हुई थी। ओह ये कुछ नहीं है, बस एक लंगड़ी शेरनी ने फायर किया है। अजान की आंखों के सामने ज़ारा का इस पल का चेहरा आया था जब ज़ारा ने उस पर फायर किए थे। उसकी लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। वो लम्हा याद कर गया। तो फिर वो लंगड़ी शेरनी बच गई? नशा ने सख्त लहजे में पूछा था। अजान हयात मलक कभी भी अपने दुश्मन को वार किए बगैर नहीं छोड़ता, कभी इस काबिल नहीं छोड़ता कि उस पर पलट कर वार कर सके। और वो तो फिर मरील सी शेरनी है। उसे मुस्कुराते हुए कहा था। तुम खुश हो इस लाइफस्टाइल से अजहान? दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर कितने पल की खुशी मैसर आती है तुम्हें? उसे खोजती हुई नजर से देखा था। तुम जानती हो जब मैं कोई इरादा करता हूँ तो उसको मुकम्मल करता हूँ। उसने ठोस लहजे में कहा था। मुझे हक नवाज सा बता चुका है, छोड़ दो उसे। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? जो भी हो उसने अपनी बहन की मोहब्बत में किया। तुम्हें रहम आना चाहिए कमजोर लड़कियों पर जुल्म करते हुए। मुझे डर लगता है कल को यह सब लौट कर तुम तक दोबारा ना पहुंचे। नशरा को फिक्र होती है। तुम जानती हो मैं अपने कामों में मदाखलत पसंद करने का काहिल नहीं हूँ। और ये जो तुमने मेरे पीछे हक नवाज नामी जसूस छोड़ा हुआ है ना, उसकी तो मैं वो गुस्से से दाया था। उससे अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारे सीने पर गोली मार दूंगी। उसने उसे गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा था। अगर हक नवाज पोते पोतियों वाला ना होता तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा देता। तुम्हारे दिल में उसके लिए जो दर्द जागते हैं ना। अजान ने हंसते हुए कहा था। शट अप लुम्बर, नशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की थी। भिंडे, शुक्र है जल्दी चांद छूट गए, अजान ने कहकर लगाया था।